नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर और मैं हूं अनुप उपाध्याय। साथियों, नेपाल एक ऐसा देश जिसे दुनिया हिमालय, भगवान बुद्ध और शांति की धरती के रूप में जानती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में यही नेपाल अचानक हिंसा, कर्फ्यू और सांप्रदायिक तनाव की खबरों से भर गया। सवाल यह है कि आखिर नेपाल में अचानक ऐसा क्या हुआ? क्या सिर्फ एक स्थानीय दंगा था जो कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा, या फिर यह उस सेकुलर मॉडल की सबसे बड़ी परीक्षा है जिसे नेपाल ने राजशाही खत्म होने के बाद बड़े संघर्ष से अपनाया था? क्या इसके पीछे सिर्फ स्थानीय विवाद है, या सोशल मीडिया, राजनीतिक ध्रुवीकरण और बाहरी प्रभाव मिलकर नेपाल के सामाजिक ताने बाने को बदल रहे हैं? और अगर नेपाल जैसे अपेक्षाकृत शांत देश में ऐसी स्थिति बन सकती है, तो क्या इसका असर सिर्फ नेपाल तक सीमित रहेगा, या पूरे दक्षिण एशिया, खासकर भारत पर भी पड़ेगा? आज के इस वीडियो में हम तथ्यों, इतिहास और जियोपॉलिटिकल विश्लेषण के आधार पर इसे बड़े सवाल का जवाब तलाशने का प्रयास करेंगे। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, धैर्यपूर्वक ध्यान से अंत तक देखिएगा और इसके बाद जो भी आपके विचार, आप उन विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाइएगा। इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं ये भी आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। और आज का टॉपिक है सेकुलर नेपाल संकट में, हिंदू राष्ट्र से सेकुलर नेपाल, नेपाल का संविधान। और यहीं से जो है उस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। साथियों, आपने कुछ दिन पहले देवागंज में एक हिंसा देखा था और एक चिंगारी जिसने पूरे नेपाल को हिला दिया था। हर बड़े संकट की शुरुआत किसी ना किसी छोटी घटना से होती। नेपाल में भी ऐसा ही हुआ। देश के दक्षिण पूर्व हिस्से में स्थित कोशी प्रांत के सुनसरी जिले का देवागंज एक शांत कस्बा, जहां वर्षों से अलग अलग समुदाय साथ रहते हुए आए। लेकिन जुलाई 2026 के आखिर में यही कस्बा पूरे नेपाल में सुर्खियों में आ गया, जिस पर मैंने एक पूरी की पूरी वीडियो जो है वो बनाई हुई है। अगर आपने उसे ना देखा हो तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उसे देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने चर्चा भी किया है कि घटना की शुरुआत धार्मिक जुलूस से हुई थी। जुलूस अपने तय रास्ते से आगे बढ़ रहा था। रास्ते में ऐसे इलाके भी आए जहां दूसरे समुदाय की आबादी अधिक थी। शुरुआती जानकारी के अनुसार इसी दौरान नारेबाजी, आपत्तिजनक टिप्पणी और रास्ते को लेकर तनाव पैदा हुआ। पहले बहस हुई, फिर धक्का मुक्की हुई और देखते ही देखते पत्थर चलने लगे। कुछ ही मिनटों में हालात पूरी तरह से बदल गए। जो सड़क कुछ देर पहले धार्मिक आयोजन का हिस्सा थी, वह अचानक संघर्ष का मैदान बन गई। दुकानों के शटर गिरने लगे, लोग अपने घरों में छिपने लगे और पूरे इलाके में अफरा तफरी फैल गई। स्थानीय पुलिस ने स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन भीड़ बढ़ती गई, हिंसा फैलने लगी। कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए, सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचा। सुरक्षा बलों को हालात नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त बल बुलाना पड़ा। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि जिला प्रशासन ने देवागंज और आसपास के संवेदनशील इलाकों में कर्फ्यू लगा दी। इंटरनेट और सोशल मीडिया पर भी निगरानी बढ़ा दी गई, क्योंकि अफवाहें वास्तविक घटनाओं को कहीं अधिक तेजी से फैला रही थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। कुछ ही घंटों में देवागंज की घटना स्थानीय मुद्दा नहीं रही। सोशल मीडिया पर अधूरी वीडियो क्लिप, पुराने वीडियो और भड़काऊ पोस्ट वायरल होने लगे। अलग अलग समूहों ने अपनी अपनी व्याख्या पेश करनी शुरू कर दी। जो विवाद एक कस्बे तक सीमित था, वह पूरे नेपाल में बहस और तनाव का विषय बन गया और कहीं ना कहीं उसकी चर्चा भारत में भी होने लगी। और यही सबसे बड़ा सवाल पैदा हुआ कि क्या यह सिर्फ एक स्थानीय कानून व्यवस्था की समस्या थी, या फिर नेपाल के समाज में लंबे समय से पनप रही वैचारिक, धार्मिक और राजनीतिक दरारें अब सतह पर दिखाई देने लगी। क्योंकि कई बार दंगे सड़क पर नहीं शुरू होते, वे लोगों के दिमाग में, अफवाहों में, समाज के भीतर जमा अविश्वासों में पहले से पल रहे होते। और देवागंज की घटना ने शायद उसी छिपे हुए तनाव को पहली बार पूरे देश के सामने ला दिया। तो नेपाल का सबसे बड़ा संकट था और देवागंज से ये जो आग शुरू हुई थी, ये आग अब धीरे धीरे पूरे नेपाल में फैल चुकी थी। अब मामला पहले से थोड़ा सही है, लेकिन एक प्रश्न जो है इस देवागंज के बाद उठकर शुरू हुई, और वो ये हुई कि क्या हिंदू राष्ट्र से सेकुलर जो नेपाल बना हुआ है, वो क्या फिर से हिंदू राष्ट्र की तरफ जा रहा है? हिंदू राष्ट्र बनने की मांग शुरू हो गई। तो फिर प्रश्न यही होता है कि नेपाल कब और कैसे सेकुलर बना। बहुत सारे व्यूअर्स मुझे जो देख रहे होंगे विश्व के कई कोनों से,
वो यही सोच रहे होंगे कि नेपाल अगर हिंदू राष्ट्र था तो नेपाल सेकुलर कैसे बना, इसके पीछे का इतिहास क्या है, यह भी जानना जरूरी है। क्या आप भी जानना चाहते हैं? यह भी बात आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। साथियों, अगर आज नेपाल में सेकुलर पर बहस हो रही है तो पहले समझना जरूरी है कि नेपाल आखिर सेकुलर बना कैसे, क्योंकि आज से सिर्फ 2 दशक पहले तक नेपाल की पहचान बिल्कुल अलग थी। दुनिया में केवल, अगर हम बात करें तो एक ऐसा समय था जिसमें हम कह सकते हैं कि दुनिया में आपको इस्लामिक कंट्री, क्रिश्चियन कंट्री, यहूदी कंट्री थे, नेपाल इकलौता आधिकारिक हिंदू राष्ट्र था। राजा को केवल राजनीतिक शासक नहीं बल्कि भगवान विष्णु का प्रतिनिधि भी माना जाता था। राजशाही, धर्म और राज्य तीनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए थे। सदियों तक यही व्यवस्था नेपाल की पहचान बनी रही। लेकिन 21वीं सदी की शुरुआत में नेपाल एक बड़े राजनीतिक संकट में फंस गया। एक तरफ माओवादी विद्रोह जिसने लगभग 10 साल तक देश को हिंसा में झोंक दिया, तो दूसरी तरफ जनता के भीतर राजशाही के खिलाफ बढ़ता असंतोष। फिर आया 2001 और 2001 में एक बहुत बड़ी घटना हुई जिसे शाही परिवार हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। इसके बाद राजा ज्ञानेंद्र ने सत्ता अपने हाथ में केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन इसके विरोध में जो है वो आग और तेज हो गई और फिर आया 2006 का जन आंदोलन, जिसने पूरे के पूरे नेपाल को बदल दिया, जिसे पीपल मूवमेंट या जन आंदोलन 2 के नाम से जाना जाता है। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। राजनीतिक दल, नागरिक समाज और आम जनता, सभी की एक ही मांग थी और वो था पूर्ण लोकतंत्र। लगातार विरोध के बाद राजा को भी पीछे हटना पड़ा। नेपाल में लोकतांत्रिक परिवर्तन का रास्ता खुल गया और इसके सिर्फ 2 साल बाद यानी कि 2008 में संविधान सभा ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। और संविधान सभा ने जो ऐतिहासिक फैसला लिया उसने 240 साल पुरानी शाह राजशाही समाप्त कर नेपाल को संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण, नेपाल अब आधिकारिक हिंदू राष्ट्र नहीं रहा। और यहीं से नेपाल ने धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेकुलर राज्य की नई पहचान अपनाई। लेकिन सेकुलर बनने का मतलब यह नहीं था कि नेपाल ने अपनी धार्मिक परंपराएं छोड़ दी। नेपाल आज भी दुनिया के सबसे अधिक हिंदू आबादी वाले देशों में शामिल। बात पशुपतिनाथ मंदिर की करें तो पशुपतिनाथ जैसे मंदिर उसकी सांस्कृतिक पहचान है। फर्क सिर्फ इतना आया है कि राज्य किसी एक धर्म का आधिकारिक प्रतिनिधि नहीं रहेगा, बल्कि सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करेगा। और इसके बाद कई वर्षों तक नए संविधान पर बहस चलती रही और आखिरकार फिर राजनीति के केंद्र में जो धर्म था वो धर्म अब हटकर जो है वो गणतंत्र के रूप में आया और फिर संविधान पर चर्चा हुई। नेपाल में जब संविधान के बारे में बात हुई, संविधान पर बहस हुई, तो आखिरकार 2015 में नेपाल का नया संविधान लागू हुआ और इस संविधान ने नेपाल को औपचारिक रूप से संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य और धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया। लेकिन यहीं से एक नई बहस शुरू हो गई। कुछ लोगों ने इसे आधुनिक लोकतंत्र की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया, तो कुछ समूहों ने कहा कि नेपाल की सदियों पुरानी हिंदू पहचान को कमजोर किया जा रहा है। यानी राजशाही भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन पहचान की राजनीति खत्म नहीं हुई। और आज जब देवागंज जैसी घटनाएं होती हैं तो ये केवल कानून व्यवस्था पर सवाल नहीं रह जाती, वे सीधे उस बहस को फिर से जीवित कर देती हैं कि क्या नेपाल को सेकुलर मॉडल समाज को जोड़ रहा है या फिर देश अभी भी अपनी नई पहचान को स्वीकार करने के संघर्ष से गुजर रहा है। और आज फिर धर्म क्यों राजनीति के केंद्र में आ गया है? साथियों, अगर नेपाल ने 2008 में खुद को एक सेकुलर लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित कर दिया है, तो फिर लगभग 20 साल बाद यानी कि 2 दशक बाद धर्म एक बार फिर राजनीति के केंद्र में क्यों लौटा है? और इस सवाल का जवाब किसी एक दंगे में नहीं बल्कि नेपाल की बदलती राजनीति में छुपा हुआ है। क्योंकि 2008 में राजशाही तो खत्म हो गई, लेकिन राजशाही का विचार खत्म नहीं हुआ और इसका पहला कारण था प्रो हिंदू ग्रुप्स का उभार। पिछले कुछ वर्षों में नेपाल में कई ऐसे संगठन और सामाजिक समूह सक्रिय हुए जो खुलकर यह मांग कर रहे कि नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। उनका तर्क है कि नेपाल सदियों तक दुनिया का एकमात्र आधिकारिक हिंदू राष्ट्र रहा। धर्मनिरपेक्ष बनने के बाद राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी, सरकारें लगातार बदल रही, आर्थिक चुनौतियां बनी हुई और इसलिए उनके अनुसार देश को अपनी पुरानी पहचान की ओर लौटना चाहिए। और यही वजह है कि समय समय पर काठमांडू और दूसरे शहरों में हिंदू राष्ट्र की बहाली के समर्थन में बड़े प्रदर्शन देखने को मिले। लेकिन इसके ठीक विपरीत नेपाल का एक बड़ा वर्ग मानता है कि धर्मनिरपेक्ष संविधान ही सभी समुदायों के समान अधिकार की बात करता है और लोकतंत्र की बुनियाद को मजबूत करता है। और यहीं से समाज दो अलग अलग विचारधाराओं में बढ़ता दिखाई देता है। दूसरा कारण अगर हम बात करें तो प्रो मोनार्की पॉलिटिक्स की वापसी। धर्म की बहस राजशाही की बहस से अलग नहीं थी।
नेपाल में कुछ राजनीतिक दल और समूह लगातार यह कहते रहे हैं कि राजशाही खत्म करना एक ऐतिहासिक गलती थी। उनका दावा है कि जब राजा थे तब राजनीतिक स्थिरता ज्यादा थे और आज सरकारें बदल रही हैं, गठबंधन टूट रहे हैं और जनता का भरोसा भी कमजोर हुआ। इसलिए अब कुछ लोग सिर्फ हिंदू राष्ट्र ही नहीं बल्कि संवैधानिक राजशाही की वापसी की भी मांग कर रहे हैं। यानी नेपाल की राजनीति में अब एक नई बहस चल रही है कि क्या भविष्य लोकतांत्रिक गणराज्य का है या क्या अतीत की व्यवस्था को वापस लाना चाहिए। तीसरा जो कारण है साथियों वह है फेडरल पॉलिटिक्स की चुनौतियां। 2015 जब संविधान बदला नेपाल में, मतलब नया संविधान जब आया, नेपाल को संघीय व्यवस्था दी गई, देश को अलग अलग प्रांतों में बांटा गया ताकि सत्ता सिर्फ काठमांडू तक सीमित ना रहे। लेकिन संघीय व्यवस्था लागू करना आसान नहीं था। कई प्रांतों में पहचान, भाषा, जातीय प्रतिनिधित्व और संसाधनों के बंटवारे को लेकर विवाद शुरू हुआ। और जब आर्थिक विकास उम्मीद के मुताबिक नहीं हुआ तो कई राजनीतिक दलों ने विकास की बजाय पहचान आधारित राजनीति को ज्यादा महत्व देना शुरू कर दिया और यही धर्म भी राजनीतिक मुद्दा बनने लगा। चौथा कारण था साथियों वो है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। यही शायद आज नेपाल की सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती है। पहले बहस होती थी कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी, आज सवाल बदल गया, किसकी पहचान ज्यादा महत्वपूर्ण है। धर्म, जातीय समुदाय, भाषा, क्षेत्र और सांस्कृतिक पहचान, इन सबके आधार पर राजनीतिक पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई। सोशल मीडिया ने इस प्रक्रिया को और तेज कर दिया और कुछ ही मिनटों में कोई भी वीडियो, कोई भी अफवाह, कोई भी भड़काऊ पोस्ट हजारों लोगों तक पहुंच जाती। फिर लोग पहले अपनी पहचान के आधार पर प्रतिक्रिया देते हैं, तथ्यों के आधार पर नहीं। और यही कारण है कि देवागंज जैसी स्थानीय घटनाएं कुछ ही घंटों के भीतर राष्ट्रीय राजनीति का बहस बन गई। यानी नेपाल आज की चुनौती केवल कानून व्यवस्था की नहीं, यह उस संघर्ष की कहानी है जहां लोकतंत्र, धर्म, पहचान और राजनीति चारों एक दूसरे से टकरा रहे हैं। लेकिन क्या यह पूरी कहानी सिर्फ नेपाल के आंतरिक राजनीति तक सीमित है या इसके पीछे बाहरी शक्तियों, सोशल मीडिया नेटवर्क और क्षेत्रीय भू राजनीति की भी कोई भूमिका है। साथियों, नेपाल में हुई हालिया घटनाओं को समझने के लिए एक और सवाल उठता है कि क्या यह पूरी तरह से नेपाल का आंतरिक मामला था या इसके पीछे कुछ बाहरी कारक जो सीधे तो नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वह नेपाल के माहौल को खराब कर रहे थे, प्रभावित कर रहे थे। और इस सवाल का जवाब आसान नहीं। और सबसे जरूरी बात कि अब तक ऐसा कोई सार्वजनिक निर्णायक सबूत सामने नहीं आया जिससे कहा जा सके कि किसी विदेशी सरकार ने हालिया सांप्रदायिक घटनाओं को सीधे तौर पर आयोजित या नियंत्रित किया। लेकिन भू राजनीति में प्रभाव हमेशा प्रत्यक्ष नहीं होता। कई बार प्रभाव विचारों से, मीडिया से, अर्थव्यवस्था से, डिजिटल नेटवर्क के माध्यम से भी दिखाई देता है। साथियों, भारत का सांस्कृतिक प्रभाव नेपाल पर पड़ता है। नेपाल और भारत का रिश्ता केवल दो पड़ोसी देशों का रिश्ता नहीं, दोनों देशों के बीच 1850 किलोमीटर लंबी खुली सीमा है। लाखों लोग बिना वीजा के दोनों देशों के बीच आते जाते रहते। परिवार, तीर्थ, व्यापार, शादी ब्याह, भाषा, संस्कृति सब एक दूसरे के गहराई से जुड़े। नेपाल के करोड़ों लोग भारतीय टीवी देखते हैं, भारतीय फिल्मों को देखते हैं, धार्मिक कार्यक्रम और सोशल मीडिया कंटेंट से प्रभावित होते हैं। और इसी तरह भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों पर भी नेपाल की घटनाओं का असर महसूस किया जाता है। यानी अगर भारत में कोई बड़ा धार्मिक या राजनीतिक विमर्श चल रहा है तो उसकी गूंज नेपाल तक पहुंच सकती है। लेकिन ये सांस्कृतिक प्रभाव है, किसी सरकारी हस्तक्षेप का प्रमाण नहीं। दोनों बातों में फर्क समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथियों, चीन का राजनीतिक और रणनीतिक प्रभाव भी हम देख सकते हैं। पिछले 15 सालों से चीन ने नेपाल में अपना आर्थिक और रणनीतिक निवेश काफी बढ़ाया है। चाहे वो सड़क की बात हो, रेल परियोजनाओं की बात हो, ऊर्जा की बात हो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या सीमा सहयोग की बात हो, इन सभी क्षेत्रों में चीन की मौजूदगी पहले से कहीं अधिक दिखाई देती है। विश्लेषकों का तो यह भी मानना है कि बीजिंग नेपाल में राजनीतिक स्थिरता को अपने रणनीतिक हितों के लिए काफी महत्वपूर्ण मानता है, विशेषकर तिब्बत से जुड़े सुरक्षा मुद्दे पर हिमालयी सीमा के संदर्भ में। लेकिन यह कहना कि चीन की नेपाल की सांप्रदायिक राजनीति को नियंत्रित कर रहा है, ऐसा दावा सार्वजनिक रूप से सिद्ध नहीं हुआ। इसलिए ऐसी बातों को तथ्य नहीं बल्कि कुछ विश्लेषकों की व्याख्या के रूप में ही देखा जाना चाहिए। साथियों, सोशल मीडिया एक नया क्षेत्र बन चुका है और एक ऐसा नया क्षेत्र जिसको कि हम युद्ध क्षेत्र कहें तो अतिशयोक्ति नहीं हो। अगर आज कोई ताकत सबसे तेजी से सीमाओं को पार करती है तो वह है सोशल मीडिया। एक वीडियो, एक पोस्ट या एक अफवाह कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच सकती है। समस्या तब होती है जब पुराने वीडियो दूसरे देश की घटनाओं को या आधी अधूरी जानकारी को नई घटना के नाम पर वायरल होने लगती। फिर लोग तथ्यों की पुष्टि नहीं करते बल्कि अपनी पहले से बनी राय के अनुसार जो दिखता है उसको सच मान लेते और यहीं से डिजिटल दुनिया में बना तनाव सड़क पर भी दिखाई देने लगता।
इसलिए कई सुरक्षा विशेषज्ञ अब कहते हैं कि 21वीं सदी के दंगे केवल गलतियों से नहीं बल्कि गलियों से नहीं बल्कि मोबाइल स्क्रीन से शुरू होता है। साथियों, आज की दुनिया में विचार भी सीमाएं पार करते हैं। किसी एक देश में चल रही बहस कुछ ही घंटों में दूसरे देश की राजनीति का हिस्सा बन सकती है। दक्षिण एशिया में यह और भी आसान है, क्योंकि भारत, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे देशों के जो लोग हैं उनके बीच भाषा, मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म काफी हद तक साझा है। और यही वजह है कि नेपाल में होने वाली घटनाओं का भारत पर भी ही प्रतिक्रिया होता है, और भारत की बहसें नेपाल के सोशल मीडिया तक पहुंचती है। और यह एक डिजिटल इकोसिस्टम है जहां भावनाएं, पहचान, राजनीतिक संदेश सीमाओं से कहीं तेजी से यात्रा करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर नैरेटिव किसी सरकार द्वारा संचालित होता है। कई बार ये स्वतः विकसित होने वाली सामाजिक और डिजिटल प्रक्रियाएं भी होती। यानी नेपाल के हालिया तनाव को केवल एक दंगे के रूप में देखना या केवल किसी बाहरी साजिश के रूप में देखना, दोनों ही अधूरे निष्कर्ष होंगे। हकीकत शायद इन दोनों के बीच कहीं, जहां स्थानीय असंतोष, पहचान की राजनीति, डिजिटल मीडिया और क्षेत्रीय भू राजनीति एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल बचता है कि क्या नेपाल इस चुनौती से बाहर निकल पाएगा, या उसके लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष भविष्य के लिए एक लंबी परीक्षा की शुरुआत। और एक अगला प्रश्न यह उठता है कि क्या नेपाल बांग्लादेश जैसे ध्रुवीकरण की ओर बढ़ रहा है। तो नेपाल का जो हालिया हिंसा था, सोशल मीडिया पर एक तुलना बार बार दिखाई देने लगी कि क्या नेपाल भी बांग्लादेश के रास्ते पर जा रहा है। यह सवाल आकर्षक जरूर है, लेकिन इसका जवाब भावनाओं से नहीं, तथ्यों से देना हो। क्योंकि दो देशों की तुलना तभी सही होती है जब हम उनकी समानता और अंतर दोनों देखें। पहली समानता पहचान की राजनीति का उभार है। नेपाल और बांग्लादेश दोनों देशों में हाल के वर्षों में पहचान की राजनीति पहले से अधिक दिखाई दे रही। यानी चुनाव केवल विकास, रोजगार या अर्थव्यवस्था पर नहीं, बल्कि धर्म, पहचान और सांस्कृतिक मुद्दे पर भी लड़े जा रहे हैं। जब राजनीति पहचान के इर्द गिर्द घूमने लगती है तो समाज का ध्रुवीकरण भी तेजी से हो सकता है, लेकिन यही रुकना पूरा तस्वीर नहीं। दोनों देशों में डिजिटल प्लेटफॉर्म अब केवल सूचना देने का माध्यम नहीं, ये राय बनाने, भावनाएं भड़काने और कभी कभी अफवाह फैलाने का भी माध्यम बन जाते हैं। एक वायरल वीडियो, एक भ्रामक पोस्ट, एक अधूरी जानकारी कुछ घंटों में पूरे देश का माहौल बदल सकती है। यानी डिजिटल युग में सूचना की गति सरकारी प्रतिक्रिया से कहीं तेज हो सकती है। और यही वो बिंदु है जिसे अक्सर सोशल मीडिया की बहसों ने नजरअंदाज कर दिया। बांग्लादेश और नेपाल की राजनीतिक यात्रा बिल्कुल अलग रही। बांग्लादेश की राजनीति का इतिहास सत्ता संघर्ष, सैन्य हस्तक्षेप और लंबे समय तक दो प्रमुख राजनीतिक ध्रुवों के बीच प्रतिस्पर्धा से जुड़ा है। वही नेपाल ने राजशाही से लोकतंत्र, माओवादी संघर्ष और फिर संघीय गणराज्य तक अलग रास्ता तय किया। दोनों देशों की संस्थाएं, संवैधानिक ढांचा और राजनीतिक इतिहास एक जैसे नहीं है। नेपाल आज एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य है। यहां सत्ता केंद्र और प्रांतों के बीच बांटी गई, स्थानीय सरकारों को भी महत्वपूर्ण भूमिका दी गई। इसके विपरीत बांग्लादेश की प्रशासनिक और राजनीतिक संरचना अलग है। इसलिए एक देश की राजनीतिक घटनाओं का परिणाम दूसरे देश में वैसा ही होगा, ऐसा मान लेना भी सही नहीं। साथियों, नेपाल एक बहुजातीय, बहुभाषी, बहुधार्मिक समाज। हिंदू वहां आबादी बहुसंख्यक है, लेकिन बौद्ध, मुस्लिम, किरात, ईसाई और कई अन्य समुदाय भी नेपाल की सामाजिक पहचान का हिस्सा है। सदियों से इन समुदायों के बीच में अगर हम बात करें तो सहअस्तित्व की परंपरा रही, और यही कारण है कि किसी एक घटना के आधार पर पूरे समाज की दिशा नहीं तय की जा सकती। साथियों, दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो अगर सांप्रदायिक तनाव, डिजिटल अफवाहें और पहचान आधारित राजनीति लगातार बढ़ती रही तो भविष्य में चुनौतियां और भी गंभीर हो सकती। कुछ रुझान ऐसे हैं जो चिंता पैदा करते हैं, लेकिन दोनों देशों की राजनीतिक परिस्थितियां, इतिहास और संवैधानिक ढांचा दोनों जो है वो अलग है। अब प्रश्न है कि क्या भारत पर भी इसका कुछ असर पड़ेगा। सदैव दुनिया में भारत और नेपाल जैसा रिश्ता बहुत कम देशों के बीच देखने को मिलता है। ना सिर्फ साझा इतिहास है, ना सिर्फ साझा संस्कृति है, बल्कि एक खुली अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी। और यही वजह है कि नेपाल की स्थिरता भारत की रणनीतिक प्राथमिकता है। जैसा कि हमने कहा कि काफी करीब का संबंध नेपाल और भारत के बीच में, और किसी भी प्रकार का तनावपूर्ण माहौल अगर बनता है, कोई अफवाह फैलता, अवैध गतिविधियां या असामाजिक तत्व सीमा का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, तो इसका असर भारत नेपाल दोनों के ऊपर पड़ता है। नेपाल और भारत के बीच में उत्तर प्रदेश और बिहार और इसके वो जिले जो कि रक्सौल, सुनौली, जोगबनी, रूपडीहा जैसे बॉर्डर पॉइंट के रूप में जाने जाते हैं, सिर्फ एक व्यापारिक मार्ग नहीं बल्कि लाखों परिवारों के सामाजिक रिश्ते भी यहीं से जुड़े हुए हैं।
सीमा के दोनों तरफ मैथिली, मगही, भोजपुरी जैसे भाषाएं बोलने लग जाती है। भावनात्मक रूप से जुड़ाव है। इसका मतलब यह नहीं कि हिंसा सीमा पार होगी तो दूसरी सीमा पर इसका असर नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ता है। और दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियों को संवेदनशील रूप से जो है इनको संभालना भी पड़ता है, क्योंकि इसका असर नेपाल के व्यापार अर्थव्यवस्था के ऊपर भी देखने को मिलता है। साथियों, भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती अगर हम बात करें तो उस चुनौती को अगर हम देखें तो नेपाल को लेकर अगर देखें तो देखें कि नेपाल की संप्रभुता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान भी करना है। साथ ही दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग और आर्थिक साझेदारी और राजनीतिक संवाद को भी लगातार जारी रखना है। नेपाल में स्थिरता भी रखना है, जो कि भारत की रणनीतिक हितों से जुड़ा हुआ है। तो अंततः मैं यही कह सकता हूं साथियों कि जो आज हम चर्चा कर रहे हैं, इस चर्चा का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नेपाल का सेकुलर मॉडल बनेगा या बचेगा। आप इसको सीधे हां या ना में दे पाए कि नहीं दे पाए, ये तो आपकी राय होगी, जो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे। लेकिन यह सच है कि नेपाल में पहचान की राजनीति तेज हुई है। धार्मिक मुद्दे राजनीतिक बहस के केंद्र में आ रहे हैं। सोशल मीडिया तनाव को तेजी से फैलाने का माध्यम बने हुए हैं। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि नेपाल का संविधान आज भी धर्मनिरपेक्ष है। लोकतांत्रिक संस्थाएं काम कर रही हैं और अधिकांश नेपाली समाज अब भी शांति, सहअस्तित्व और लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखता है। इसलिए सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल दंगे रोकना नहीं, बल्कि जनता का भरोसा बनाए रखना है। एक ऐसी कानूनी व्यवस्था जो निष्पक्ष हो, अफवाहों पर प्रभावी हो, सभी समुदायों के बीच विश्वास बहाल करने वाला हो और इस संकट का सबसे बड़ा समाधान निकालने वाला। आखिरकार नेपाल का भविष्य किसी एक दंगे से नहीं, बल्कि इस बात से तय होगा कि देश इस चुनौती का सामना कैसे करता है। क्या पहचान की राजनीति हावी होगी या संविधान और लोकतंत्र और अधिक मजबूत होकर उभरेगा? इसका उत्तर आने वाले समय में मिलेगा। लेकिन इतना तय है कि नेपाल की यह परीक्षा केवल नेपाल की नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लोकतांत्रिक भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है। आपको क्या लगता है? आप क्या सोच रहे हैं? नेपाल का भविष्य क्या होगा? आपके जो भी विचार हैं वो कमेंट के माध्यम से साथियों हम तक अवश्य पहुंचा दें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका जब तक सहयोग नहीं मिलेगा तब तक मोटिवेशन कहां से आएगा। और उम्मीद करता हूं कि मैंने आपके बातों को तटस्थ होकर रखा है, लेकिन फिर भी हो तो मैं भी इंसान, गलतियां सबसे होती। हो सकता है कि मेरे जो विचार है उसमें आपको ना पसंद आए, और हो सकता है कि पसंद भी है। तो पसंद आया, नहीं पसंद आया, जो भी आपको लगता है आप कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाए। और आपको लगता है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए आपके मित्र मंडली में, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लें। जय हिंद, जय भारत।